हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल एग्जाम शुरू पर। अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, स्टेट की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आपको पता है, क्लास 6 और क्लास 7 का आपका हिस्ट्री और ज्योग्राफी कंप्लीट हो चुका है और ये क्लास 8 का आपका हिस्ट्री और ज्योग्राफी कंप्लीट हो रहा है, जिसमें आज आपका क्या है, हिस्ट्री का, क्लास 8 का हिस्ट्री का आपका लेसन नंबर 5 है। लेसन नंबर 5 है आपका 5 है जब जनता बगावत करती है 1857 और उसके बाद, यानी हिस्ट्री का यानी इतिहास का आपका लेसन नंबर 5 है जब जनता बगावत करती है 1857 और उसके बाद के बाद। इसमें इसका हम चैप्टर पढ़ेंगे कि इस चैप्टर में क्या क्या कहा गया है। तो देखिए, चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे भी आपको ऐसी वीडियो देखने को मिले। तो जैसा कि आप ये फोटो देख सकते हैं, इसमें चित्र 1 है जिसमें सिपाही और किसान विद्रोह के लिए ताकत जुटाते हुए ये विद्रोह 1857 में उत्तर भारत के मैदान में फैल गया था। उसके बाद देखिए नीतियाँ और लोग, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसकी नीतियाँ क्या थी और उन लोगों ने उसका कैसे बगावत किया। पिछले अध्ययनों में आपने ईस्ट इंडिया कंपनी की नीतियों और जनता पर उस पर प्रभाव के बारे में पढ़ा। इन नीतियों से राजाओं, रानियों, किसानों, जमींदारों, आदिवासियों, सिपाहियों सब पर तरह तरह से क्या असर पड़े। आप ये देख सकते हैं कि जो नीतियाँ और कार्रवाई जनता के हित में नहीं होती थी, या तो उनका भावनाओं को ठेस पहुंचाती थी या लोग किस तरह इसका विरोध करते थे। अब देखिए, उसके बाद है नवाबों की छिनती सत्ता, यानी जो नवाब थे उनकी सत्ता कैसे छिन गई थी। 18वीं सदी के मध्य से ही राजाओं और नवाबों की ताकत छिनने लगी थी। उसकी सत्ता और सम्मान दोनों खत्म होते जा रहे थे। बहुत सारे दरबारों में रेजिडेंट तैयार कर दिए गए थे। स्थानीय शासकों की स्वतंत्रता घटती जा रही थी। उनकी सेनाओं को भंग कर दिया गया था। उनमें राजस्व वसूली के अधिकार वह इलाके में एक एक करके छीनते जा रहे थे। बहुत सारे स्थानीय शासकों ने अपने हितों की रक्षा के लिए कंपनी के साथ बातचीत की। उदाहरण के लिए झांसी की रानी लक्ष्मीबाई चाहती थी कि कंपनी उसकी पति की मृत्यु के बाद उसके गोद लिए हुए बेटे को राजा मान ले। जैसा कि पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र नाना साहब ने भी कंपनी से आग्रह किया कि उनके पिता को जो पेंशन मिलती थी वो मृत्यु के बाद उन्हें मिलने लगे। अपनी श्रेष्ठ और सैनिक ताकत के नशे में चूर कंपनी ने इस निवेदनों को ठुकरा दिया था। अवध की रियासत अंग्रेजों के कब्जे में जाने वाली आखिरी रियासतों में से थी। 1801 में अवध पर एक सहायक संधि थोपी गई और 1856 में अंग्रेजों ने उसे अपने कब्जे में ले लिया। गवर्नर जनरल डलहौजी ने ऐलान कर दिया कि रियासत का शासन ठीक से नहीं चलाया जा रहा है, इसलिए शासन को दुरुस्त करने के लिए ब्रिटिश प्रभुत्व जरूरी है। उसके बाद है कंपनी ने मुगलों के शासन को खत्म करने की जो पूरी योजना बना ली थी। कंपनी द्वारा जारी की गई सिक्कों पर से मुगल बादशाह का नाम हटा दिया गया। 1849 में गवर्नर जनरल डलहौजी ने ऐलान किया कि बहादुर शाह जफर की मृत्यु के बाद बादशाह के परिवार को लाल किले से निकालकर उसे दिल्ली में कहीं और बसाया जाएगा। 1856 में गवर्नर जनरल कैनिंग ने फैसला किया कि बहादुर शाह जफर आखिरी मुगल बादशाह होंगे। उनकी मृत्यु के बाद उनके किसी भी वंशज को बादशाह नहीं माना जाएगा, उन्हें केवल राजकुमारों के रूप में ही मान्यता दी जाएगी। अब देखिए किसान और सिपाही कैसे थे। तो गांवों में किसान और जमींदार भारी भरकम लगान और कर वसूली के सख्त तौर तरीके से परेशान थे। बहुत सारे लोग महाजनों से लिए कर्ज नहीं लौटा पा रहे थे। उसके कारण उनकी पीढ़ियां पुरानी जमीनें हाथ से भी निकलती जा रही थी। कंपनी के तहत काम करने वाले भारतीय सिपाहियों के असंतोष की अपनी वजह थी। वे अपने वेतन भत्तों और सेवा शर्तों के कारण परेशान थे। कई नए नियम उनकी धार्मिक भावनाओं और आस्थाओं को ठेस पहुंचाते। क्या आप जानते हैं कि इस जमाने में बहुत सारे लोग समुद्र पार नहीं जा पाते थे। उन्हें लगता था कि समुद्र यात्रा से उनका धर्म और जाति भ्रष्ट हो जाएगी। जब 1824 में सिपाहियों को कंपनी की ओर से लड़ने के लिए समुद्र के रास्ते बर्मा जाने का आदेश मिला तो उन्हें इस हुक्म को मानने से इनकार कर दिया। उन्हें जमीन के रास्ते जाने से ऐतराज नहीं था। सरकार का हुक्म न मानने के कारण उन्हें सख्त सजा दी गई, क्योंकि यह मुद्दा अभी खत्म नहीं हुआ था। इसलिए 1856 में कंपनी को एक नया कानून बनाना पड़ा। इस कानून में साफ कहा गया था कि अगर कोई व्यक्ति कंपनी की सेना में नौकरी करेगा तो जरूरत पड़ने पर उसे समुद्र पार भी जाना पड़ सकता है। सिपाही गांव के हालात से भी परेशान थे। बहुत सारे सिपाही खुद किसान थे। वे अपने परिवार गांव में छोड़कर आए थे। लिहाजा किसानों का गुस्सा जल्दी ही सिपाहियों में फैल गया था। उसके बाद है सुधारों पर प्रतिक्रिया, यानी सुधारों पर प्रतिक्रिया कैसे हुई थी। अंग्रेजों को लगता था कि भारतीय समाज को सुधारना जरूरी है। सती प्रथा को रोकने और विधवा विवाह को बढ़ावा देने के कानून बनाए गए। अंग्रेजी भाषा की शिक्षा को जमकर प्रोत्साहन दिया गया। 1830 के बाद कंपनी ने ईसाई मशीनरियों को खुलकर काम करने और यहाँ तक कि जमीन व संपत्ति जुटाने की भी छूट दी गई। 1850 में एक नया कानून बनाया गया जिसमें ईसाई धर्म को अपनाना और आसान हो गया। इस कानून में प्रावधान किया गया कि अगर कोई भारतीय व्यक्ति ईसाई धर्म अपनाता है तो भी पुरखों की संपत्ति पर उसका अधिकार पहले जैसा ही रहेगा। बहुत सारे भारतीयों को यकीन हो गया कि अंग्रेज उनका धर्म, उनके सामाजिक रीति रिवाज और परंपरागत जीवन शैली को नष्ट करना चाह रहे हैं।
दूसरी तरफ ऐसे भारतीय भी थे जो मौजूदा सामाजिक व्यवस्था में बदलाव चाहते थे। इन सुधारकों और सुधार आंदोलनों के बारे में आप अध्याय 6 में पढ़ेंगे, यानी जो इसके नेक्स्ट चैप्टर है उसमें आपको पढ़ाया जाएगा कि सुधारक और जो सुधार आंदोलन हुए थे वो कौन कौन से हुए थे। अब देखिए जनता की नज़र से उस जमाने में लोग अंग्रेज शासन के बारे में क्या सोचते थे, इसका जायजा लेने के लिए आप स्रोत 1 और स्रोत 2 को पढ़ें। तो स्रोत 1 की क्या है, तो देखिए 84 नियमों की सूची, यानी 84 जो नियम थे उसकी सूची क्या थी। यहाँ महाराष्ट्र के गांव में रहने वाले ब्राह्मण विष्णु भट्ट गोडसे द्वारा लिखित पुस्तक माझा प्रवास के कुछ अंश दिए गए। विष्णु भट्ट और उनके चाचा मथुरा में आयोजित किए गए जा रहे एक यज्ञ में भाग लेने के लिए निकल रहे थे। विष्णु भट्ट लिखते हैं कि रास्ते में उनकी मुलाकात कुछ सिपाहियों से हुई, जिन्होंने उन्हें सलाह दी कि वे अब वापस लौट जाए, क्योंकि 3 दिन के अंदर भीतर चारों तरफ कोहराम मच जाएगा। सिपाहियों ने जो कहा था वो इस प्रकार था। अंग्रेज सरकार हिंदुओं और मुसलमानों के धर्म को नष्ट करने का आमादा है। उन्होंने 84 नियमों की एक सूची बनाई और कलकत्ता में सारे राजाओं और राजकुमारों की मौजूदगी में उसका ऐलान कर दिया गया है। उन्हें सिपाहियों ने बताया कि राजा इन नियमों को मानने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने अंग्रेजों को घातक परिणामों की चेतावनी दी है। राजाओं ने कहा है कि अगर ये नियम लागू नहीं किए तो भारी उथल पुथल मच जाएगी। फिर राजा भारी गुस्से में अपनी राजधानियों को लौट गए। तमाम बड़े लोग योजनाएं बना रहे थे। युद्ध धर्म के लिए तारीख तय कर ली गई थी और मेरठ छावनी से एक गुप्त योजना तैयार करके विभिन्न छावनियों में भेज दी गई थी। उसके बाद है आपका स्रोत नंबर 2 क्या था। जल्दी ही हर टुकड़ी में उत्तेजना छा गई। उस दौर की एक और झलक सूबेदार सीताराम पांडे के संस्मरणों से मिलती है। सीताराम पांडे को 1812 में बंगाल नेटिव आर्मी में सिपाही के तौर पर भर्ती किया गया। उन्होंने 48 साल तक नौकरी की और 1860 में वे सेवानिवृत्त हुए। उन्होंने बगावत को दबाने में अंग्रेजों की मदद की, हालांकि उनका बेटा भी विद्रोहियों के साथ था। अंग्रेजों ने सीताराम की आंखों के सामने ही गोली से मार डाला। अपनी सेनावृत्ति के कारण उनके कमान अफसर नारगेट ने उन्हें अपने संस्मरण लिखने के लिए प्रेरित किया। सीताराम ने 1861 में अवधी भाषा में अपने संस्मरण लिखे, जिसका नारगेट में अंग्रेजी में अनुवाद किया गया है और फ्रॉम सिपाही टू सूबेदार, यानी सिपाही से सूबेदार तक के नाम से प्रकाशित करवाए। सीताराम पांडे के संस्मरणों का एक अंश इस प्रकार था। मेरा मानना है कि अवध पर हुए कब्जे से सिपाहियों के भीतर गहरा अविश्वास भर गया था और वे सरकार के खिलाफ साजिशें रचने लगे थे। अवध की नवाब और दिल्ली बादशाह के नुमाइंदों की सेना की नब्ज जानने के लिए पूरे भारत में भेज दिया गया था। उन्हें सिपाहियों की भावनाओं को और हवा दी। उन्होंने सिपाहियों को बताया कि विदेशियों ने बादशाह के साथ कितना बड़ा धोखा किया है। उन्होंने 1000 झूठ गढ़ डाले और सिपाहियों को अपने मालिकों अंग्रेजों के खिलाफ बगावत करने के लिए उकसाया, ताकि दिल्ली में बादशाह को दोबारा गद्दी पर बैठाया जा सके। उसकी दलील थी कि अगर सिपाही मिलकर काम करें और इस सुझाव पर अमल करें तो सेना ऐसा काम कर सकती है। ये देखिए आपको यहाँ पे एक चित्र दिखाया गया है। मेरठ में विद्रोही सिपाही अफसरों पर हमला करते हैं, उनके घरों में घुस जाते हैं और इमारतों में आग लगा देते हैं। उसके बाद स्रोत 2 का शेष, यानी संयोग से इस समय सरकार ने हर एक रेजिडेंट के कुछ लोगों को नई राइफल के इस्तेमाल का तरीका बताने के लिए अलग अलग छावनियों में भेजा था। इन लोगों ने कुछ समय तक सिपाहियों को प्रशिक्षण दिया। इस दौरान न जाने कहां से यह खबर फैल गई कि इन राइफलों में इस्तेमाल होने वाले कारतूसों पर गाय और सूअर की चर्बी का लेप चढ़ाया गया है। हमारे रेजिमेंट के लोग दूसरे लोगों को लिखकर यह खबर भेजने लगे और जल्दी ही हर एक रेजिमेंट में उत्तेजना का माहौल बन गया। कुछ लोगों ने कहा कि उनकी 40 साल की नौकरी में सरकार ने उनके मजहब को चोट पहुंचाने के लिए कभी कुछ नहीं किया था, लेकिन जैसा ही कि मैंने पहले भी जिक्र किया है, अवध पर कब्जे के कारण सिपाही पहले ही गुस्से में थे। स्वार्थी लोगों ने फौरन ये कहानी गढ़ दी कि अंग्रेजों ने सबको ईसाई बनाना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने ऐसे कारतूस तैयार किए हैं जिसमें इस्तेमाल करने से मुसलमान और हिंदू दोनों ही भ्रष्ट हो जाए। कर्नल साहब का मानना था कि ये बेचैनी जो उन्हें साफ दिखाई दे रही थी इस बार भी अपने आप खत्म हो जाएगी। उन्होंने मुझे घर चले जाने की हिदायत दे दी थी। उसके बाद आपका सैनिक विद्रोह जन विद्रोह कब बन गया। यद्यपि शासक और प्रजा के बीच संघर्ष कोई अनोखी बात नहीं होती, लेकिन कभी कभी ये संघर्ष इतने फैल जाते हैं कि राज्य की सत्ता छिन भिन हो जाती है। बहुत सारे लोग मानते थे कि इन सबका शत्रु एक है, इसलिए वे सभी कुछ करना चाहते थे। इस तरह की स्थिति में हालात अपने हाथ में लेने के लिए लोगों को संगठित होना पड़ता है। उन्हें संचार, पहलकदमी और आत्मविश्वास का परिचय देना होता है। भारत के उत्तरी भारत में 1857 में ऐसी स्थिति पैदा हो गई थी। फतह और शासन के 100 साल बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को एक भारी विद्रोह से जूझना पड़ा। मई 1857 में शुरू इस बगावत ने भारत में कंपनी का अस्तित्व खतरे में डाल दिया। मेरठ से शुरू होकर सिपाहियों ने कई जगह बगावत की। समाज के विभिन्न तबकों के असंख्य लोग विद्रोही तेवरों के साथ उठ खड़े हुए। कुछ लोग मानते थे कि 19वीं सदी में उपनिवेशवाद के खिलाफ दुनिया भर में यह सबसे बड़ा सशस्त्र संघर्ष था।
मेरठ से दिल्ली तक का ये आपको दिखाया, जो ये आपको चित्र दिखाया जा रहा है, ये है 3 मई 1857 को 3000 से ज़्यादा विद्रोही बरेली से दिल्ली आ पहुंचे। उन्होंने यमुना को पार किया और ब्रिटिश कैवेलरी चौकियों पर धावा बोल दिया। यह युद्ध पूरी रात चलता रहा। उसके बाद है आपका दिल्ली से मेरठ तक। 8 अप्रैल 1857 को युवा सिपाही मंगल पांडे को बैरकपुर में अपने अफसरों पर हमला करने के आरोप में फांसी पर लटका दिया गया। चंद दिन बाद मेरठ में तैनात कुछ सिपाहियों ने नए कारतूसों के साथ फौजी अभ्यास करने से इनकार कर दिया। सिपाहियों को लगता था कि इन कारतूसों पर गाय और सूअर की चर्बी का लेप चढ़ा हुआ था। उसके बाद सूअर की चर्बी का लेप चढ़ा हुआ था। 85 सिपाहियों को नौकरी से निकाल दिया गया। उन्होंने अपने अफसरों का हुक्म न मानने के आरोप में 10-10 साल की सजा भी दी गई थी। 9 मई यह बात 9 मई 1857 की बात है। मेरठ में तैनात हुए दूसरे भारतीय सिपाहियों की प्रतिक्रिया बहुत जबरदस्त रही। 10 मई को सिपाहियों ने मेरठ की जेल पर धावा बोलकर वहां बंद सिपाहियों को आज़ाद करा दिया। उन्होंने अंग्रेज अफसरों पर हमला करके उन्हें मार गिराया, उन्हें बंदूक और हथियार कब्जे में ले लिया और अंग्रेजों की इमारतों व संपत्तियों को आग के हवाले कर दिया। उन्होंने फिरंगियों के खिलाफ युद्ध का ऐलान कर दिया। सिपाही पूरे देश में अंग्रेजों के शासन को खत्म करने का आमादा थे, लेकिन सवाल यह था कि अंग्रेजों के जाने के बाद देश का शासन कौन चलाएगा। सिपाहियों ने इसका भी जवाब ढूंढ लिया था। वे मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को देश का शासन सौंपना चाहते थे। मेरठ के कुछ सिपाहियों की एक टोली 10 मई की रात को घोड़े पर सवार होकर मुंह अंधेरे ही दिल्ली पहुंच गई। जैसे ही उन्हें आने की खबर मिली, दिल्ली में तैनात टुकड़ियों ने भी बगावत कर दी। यहाँ भी अंग्रेज अफसर मारे गए। देसी सिपाहियों ने हथियार व गोला बारूद कब्जे में ले लिया और इमारतों को आग लगा दी। विजयी सिपाही लाल किले की दीवारों के आसपास जमा हो गए। वे बहादुर बादशाह से मिलना चाहते थे। बादशाह अंग्रेजों की भारी ताकत से दो हाथ करने को तैयार नहीं थे, लेकिन सिपाही भी अड़े रहे। आखिरकार वे जबरन महल में घुस गए। उन्होंने बहादुर शाह जफर को अपना नेता घोषित कर दिया। बूढ़े बादशाह को सिपाहियों की यह मांग माननी पड़ी। उन्होंने देश भर के मुखियाओं और शासकों को चिट्ठी लिखकर अंग्रेजों से लड़ने के लिए भारतीय राजाओं का एक संघ बनाने का आह्वान किया। बहादुर शाह के इस एकमात्र कदम के कारण गहरे परिणाम सामने आए। अंग्रेजों से पहले देश के एक बहुत बड़े हिस्से पर ही मुगल साम्राज्य का शासन था। ज़्यादातर छोटे शासक और राजवाड़े मुगल बादशाह के नाम पर ही अपने इलाकों का शासन चलाते थे। ब्रिटिश शासन के विस्तार से भयभीत ऐसे बहुत सारे शासकों को लगता था कि अगर मुगल बादशाह दोबारा शासन स्थापित कर ले तो मुगल आधिपत्य में दोबारा अपने इलाकों का शासन बेफिक्र होकर चलने लगेंगे। अंग्रेजों को इन घटनाओं की उम्मीद नहीं थी। उन्हें लगता था कि कारतूसों के मुद्दे पर पैदा हुए उथल पुथल कुछ समय में शांत हो जाएगी, लेकिन जब बहादुर शाह जफर ने बगावत को अपना समर्थन दे दिया तो स्थिति रातों रात बदल गई। अक्सर ऐसा होता है कि जब लोगों को कोई रास्ता दिखाई नहीं लगता तो उनको उत्साह और साहस बढ़ जाता है। इससे उन्हें आगे बढ़ने की हिम्मत, उम्मीद और आत्मविश्वास मिलता रहता है। बगावत कैसे फैली? तो देखिए, जब दिल्ली से अंग्रेजों के पैर उखाड़े गए तो लगभग एक हफ्ते तक कहीं कोई विद्रोह नहीं हुआ। जाहिर है कि खबर फैलने में ही कुछ समय तो लगना ही था, लेकिन फिर तो विद्रोह का सिलसिला शुरू हो गया। एक के बाद एक हर रेजिडेंट में सिपाहियों के विद्रोह कर दिया और वे दिल्ली, कानपुर और लखनऊ जैसे मुख्य बिंदुओं पर दूसरी टुकड़ियों का साथ देने को निकल पड़े। इनकी देखा देखी कस्बा और गांवों के लोग भी बगावत के रास्ते पर चलने लगे। वे स्थानीय नेताओं, जमींदारों और मुखियाओं के पीछे संगठित हो गए। वे लोग अपनी सत्ता स्थापित करने और अंग्रेजों से लोहा लेने को तैयार थे। स्वर्गीय पेशवा बाजीराव के दत्तक पुत्र नाना साहब कानपुर के पास पर रहते थे। उन्होंने सेना इकट्ठा किया और ब्रिटिश सैनिकों को शहर से खदेड़ दिया। उन्होंने खुद को पेशवा घोषित कर दिया। ऐसा ऐलान कर दिया कि वो बादशाह बहादुर शाह जफर के तहत गवर्नर है। लखनऊ की गद्दी से हटा दिए गए गवर्नर वाजिद अली शाह के बेटे ब्रिजेश कद्र को नया नवाब घोषित कर दिया गया। ब्रिजेश कद्र ने बहादुर शाह जफर को अपना बादशाह मान लिया। उनकी मां बेगम हजरत महल में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह को बढ़ावा देने में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई ने विद्रोही सिपाहियों के साथ जा मिली। उन्होंने नाना साहब के सेनापति तात्या तोपे के साथ मिलकर अंग्रेजों को भारी चुनौती दी। मध्य प्रदेश के मांडला क्षेत्र में राजगढ़ की रानी अवंती बाई लोधी ने 4000 सैनिकों की फौज तैयार की और अंग्रेजों के खिलाफ उनका नेतृत्व किया, क्योंकि ब्रिटिश शासन ने उनके राज्य के प्रशासन पर नियंत्रण कर लिया था। विद्रोही टुकड़ियों के सामने अंग्रेजों की संख्या बहुत कम थी। बहुत सारे से मोर्चों पर उनकी जबरदस्त हार हुई। इससे लोगों को यकीन हो गया कि अब अंग्रेजों का शासन खत्म हो चुका है। अब लोगों को विद्रोह में कूद पड़ने का गहरा आत्मविश्वास मिल गया था। खासतौर से अवध के इलाके में चौतरफा बगावत की स्थिति थी। 6 अगस्त 1857 को लेफ्टिनेंट कर्नल टाइटलर ने अपने कमांडर इन चीफ को टेलीग्राम भेजा। उन्होंने अंग्रेजों के भय को व्यक्त किया। हमारे लोग विद्रोहियों की संख्या और लगातार लड़ाई से थक गए हैं। हमारे लोग विद्रोहियों की संख्या और लगातार लड़ाई से थक गए हैं। एक एक करके हमारे खिलाफ हैं। एक एक गांव हमारे खिलाफ है। जमींदार भी हमारे खिलाफ खड़े हो गए हैं। इस दौरान
बहुत सारे महत्वपूर्ण नेता सामने आए। उदाहरण के लिए फैजाबाद के मौलवी अहमदुल्ला शाह ने भविष्यवाणी कर दी कि अंग्रेजों का शासन जल्दी ही खत्म हो जाएगा। वह समझ चुके थे कि जनता क्या चाहती है। इसी आधार पर उन्होंने अपने समर्थकों की एक विशाल संख्या जुटा ली। अपने समर्थकों के साथ भी वे अंग्रेजों से लड़ने लखनऊ जा पहुंचे। दिल्ली में अंग्रेजों का सफाया करने के लिए बहुत सारे गाजी यानी धर्म योद्धा इकट्ठा हो गया। बरेली के सिपाही बख्त खान ने लड़ाकों की एक विशाल टुकड़ी के साथ दिल्ली की ओर कूच कर लिया। इस बगावत में एक मुख्य व्यक्ति साबित हुआ। बिहार के एक पुराने जमींदार कुंवर सिंह ने भी विद्रोही सिपाहियों का साथ दिया और महीनों तक अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी। तमाम इलाकों के नेता लड़ाके इस युद्ध में हिस्सा ले रहे थे। उसके बाद है कंपनी का पलटवार कैसे हुआ था। तो देखिए, इस उथल पुथल के बावजूद अंग्रेजों ने हिम्मत नहीं छोड़ी। कंपनी ने अपनी पूरी ताकत लगाकर विद्रोह को कुचलने का फैसला लिया। उन्होंने इंग्लैंड से और फौजी मंगवाए, विद्रोहियों को जल्दी सजा देने के लिए नए कानून बनाए और विद्रोह के मुख्य केंद्रों पर धावा बोल दिया। सितंबर 1857 में दिल्ली दोबारा अंग्रेजों के कब्जे में आ गए। अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर पर मुकदमा चलाया गया। उन्हें आजीवन कारावास की सजा दी गई। उनके बेटे को उनकी आंखों के सामने गोली मार दी गई। बहादुर शाह उनकी पत्नी बेगम जीनत महल को अक्टूबर 1858 में रंगून जेल भेज दिया गया। इसी जेल में नवंबर 1862 में बहादुर शाह जफर ने अपनी अंतिम सांस ली थी। दिल्ली पर अंग्रेजों का कब्जा हो जाने का यह मतलब नहीं था कि विद्रोह खत्म हो चुका था। इसके बाद भी लोग अंग्रेजों से टक्कर लेते रहे। व्यापक बगावत की विशाल ताकत को कुचलने के लिए अंग्रेजों को अगले 2 साल तक लड़ाई लड़नी पड़ी। मार्च 1858 में लखनऊ अंग्रेजों के कब्जे में चला गया। जून 1858 में रानी लक्ष्मीबाई की शिकस्त हुई और उन्हें मार दिया गया। दुर्भाग्यवश ऐसा ही रानी अवंतीबाई लोधी के साथ हुआ। खेड़ी की शुरुआत विजय के बाद उन्होंने अपने आप को अंग्रेजी फौज से घिरा पाया और वे शहीद हो गई। तात्या टोपे मध्य भारत के जंगलों में रहते हुए आदिवासियों और किसानों की सहायता से छापामार युद्ध चलाते रहे। जिस तरह पहले अंग्रेजों के खिलाफ मिली सफलताओं से विद्रोहियों को उत्साह मिलता था, उसी तरह विद्रोही ताकतों की हार लोगों की हिम्मत टूटने लगी। बहुत सारे लोगों ने विद्रोहियों का साथ छोड़ दिया। अंग्रेजों ने भी लोगों का विश्वास जीतने के लिए हर संभव प्रयास किया। उन्होंने वफादार भूस्वामियों के लिए इनामों का ऐलान कर दिया। उन्हें आश्वासन दिया कि उनकी जमीन पर उनके परंपरागत अधिकार बने रहेंगे। जिन्होंने विद्रोह किया था उनमें कहा कि अगर वे अंग्रेजों के सामने समर्पण कर देते हैं और अगर उन्होंने किसी अंग्रेज की हत्या नहीं की तो वे सुरक्षित रहेंगे और जमीन पर उनके अधिकार और दावेदारी बनी रहेगी। इसके बावजूद सैकड़ों सिपाही विद्रोही नवाबों और राजाओं पर मुकदमे चलते रहे और उन्हें फांसी पर लटका दिया गया। अब देखिए, उसके बाद है विद्रोह के बाद के साल, यानी विद्रोह के जो बाद का साल था वो कैसा रहा। तो देखिए, अंग्रेजों ने 1859 के आखिरी तक देश पर दोबारा नियंत्रण पा लिया था, लेकिन अब वे पहली वाली नीतियों के सहारे शासन नहीं चला सकते थे। अंग्रेजों ने जो अहम बदलाव किए थे वे निम्नलिखित है। पहला है, ब्रिटिश संसद ने 1898 में नया कानून पारित किया और ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य के हाथ में सौंप दिए ताकि भारतीय मामलों को ज़्यादा बेहतर ढंग से संभाला जा सके। ब्रिटिश मंत्रिमंडल के एक सदस्य को भारत मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया। उन्हें भारत के शासन से संबंधित मामलों को संभालने का जिम्मा सौंपा गया। उन्हें सलाह देने के लिए एक परिषद का गठन किया गया जिसे इंडिया काउंसिल कहा जाता है। भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय का ओहदा मिल गया। इस प्रकार उन्होंने इंग्लैंड के राजा रानी का निजी प्रतिनिधि घोषित कर दिया। फलस्वरूप अंग्रेज सरकार ने भारत के शासन की जिम्मेदारी सीधे अपने हाथों में ले ली थी। दूसरा जो बदलाव हुआ था वो था, देश के सभी शासकों को भरोसा दिया गया कि भविष्य में कभी भी उनके भू क्षेत्र पर कब्जा नहीं किया जाएगा। उन्हें अपनी रियासत पर अपने वंशजों यहाँ तक कि दत्तक पुत्रों को भी सौंपने की छूट दी गई, लेकिन उन्हें इस बात के लिए प्रेरित किया गया कि वे ब्रिटेन की रानी को अपना आधिपत्य स्वीकार करें। इस तरह भारतीय शासकों को ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन शासन चलाने की छूट दी गई। सेना ने तीसरा जो बदलाव हुआ था वो था, सेना में भारतीय सिपाहियों का अनुपात कम करने और यूरोपीय सिपाहियों की संख्या बढ़ाने का फैसला लिया गया। यह तय किया गया कि अवध, बिहार, मध्य भारत और दक्षिण भारत में सिपाहियों की भर्ती करने की बजाय गोरखा, सिखों और पठानों में से ज़्यादा सिपाही भर्ती किए जाएंगे। चौथा जो बदलाव था वो था, मुसलमानों की जमीन और संपत्ति बड़े पैमाने पर जब्त की गई। उन्हें संदेह व शत्रुओं के भाव से देखा जाने लगा। अंग्रेजों को लगता था कि यह विद्रोह उन्होंने ही खड़ा किया है। पांचवा है आपका, अंग्रेजों ने फैसला किया कि वे भारत के लोगों को धर्म और सामाजिक रीति रिवाजों का सम्मान करेंगे। छठा है आपका, भूस्वामी और जमींदारों की रक्षा करने तथा जमीन पर उनके अधिकारों को स्थायित्व देने के लिए नीतियां बनाई गई। इस प्रकार 1857 के बाद इतिहास का एक नया चरण शुरू हुआ था। देखिए, ये है आपका मुख्य विद्रोह केंद्र। जो आपको ये मानचित्र दिखाया गया है जो लाल कलर से है, ये जैसे झांसी, कानपुर, लखनऊ, फैजाबाद, बरेली, मेरठ, दिल्ली, यहाँ पे क्या हुआ था, 1857 का विद्रोह ज़्यादा हुआ था। और विद्रोह के अन्य केंद्र जो थे, ये जो है सागर, जबलपुर, ये बनारस, ये सारे जो दिखाई दे रहे हैं आपको, जो नाम दिखाई दे रहे हैं विद्रोह के अन्य केंद्र थे।
उसके बाद है खुर्दा संग्राम, यानी एक केस स्टडी के अनुसार क्या हुआ था। तो देखिए 1857 की घटना से बहुत पहले इसी प्रकार की एक घटना सन 1817 में खुर्दा नामक स्थान पर घटित हुई। हमारे लिए इस घटना का अध्ययन करना और इस बात का विचार करना कि शिक्षाप्रद होगा कि कैसे अंग्रेजों की औपनिवेशिक नीतियों के खिलाफ 19वीं सदी की शुरुआत से ही देश के विभिन्न हिस्सों में असंतोष निर्मित होने लगा। खुर्दा ने, जो कि उड़ीसा के दक्षिण पूर्वी भाग में स्थित एक छोटा राज्य था, वह 19वीं शताब्दी की शुरुआत में 105 गढ़ों, यानी जिसमें 60 बड़े और 1109 छोटे गांव शामिल थे, एक जनबहुलक उपजाऊ क्षेत्र था। उसमें शासक राजा वीर किशोर देव को स्वतः अधिकृत 4 परगनाओं को तथा जगन्नाथ मंदिर को संचालन अधिकार समेत 14 गढ़ जातों के प्रशासनिक उत्तरदायित्व को पूर्व में दबाव में आकर मराठों को सौंप देना पड़ता था। उनके पुत्र तथा उत्तराधिकारी मुकुंद देव यानी द्वितीय इस दुर्दशा से विचलित थे। अतः अंग्रेजों और मराठों के बीच भारी संघर्ष में अपने लिए एक मौका देखते हुए उन्होंने अपने खोए हुए क्षेत्रों तथा जगन्नाथ मंदिर की देखरेख से संबंधित अधिकारों को पुनः प्राप्ति हेतु अंग्रेजों के साथ सलाह मशवरा शुरू कर दिया। परंतु 1803 में उड़ीसा को अपने कब्जे में लेने के बाद अंग्रेजों ने इन दोनों मुद्दों में से किसी पर भी सकारात्मक कार्रवाई करने की दिशा में कोई रुचि नहीं दिखाई। परिणामस्वरूप उड़ीसा के दूसरे सामंत राजाओं के साथ मिलकर तथा मराठाओं के गुप्त समर्थन से उन्होंने जबरन अपने अधिकारों को लागू करने का प्रयास किया। इसकी वजह से उन्होंने अपने पद से विस्थापित होना पड़ा तथा अंग्रेजों ने उनके राज्य को अपने राज्य में मिला लिया। संतावना के रूप में एक नियमित अनुदान के साथ, जो कि पूर्व भू संपत्ति के राजस्व का एकमात्र दशमलव था, अंग्रेजों ने उन्हें जगन्नाथ मंदिर की देखरेख का दायित्व दिया तथा उनका निवास पुरी में निश्चित कर दिया। इस अनैतिक व्यवस्था से उड़ीसा में दमनकारी विद्रोह शासन के एक ऐसे युग का प्रारंभ हुआ जिसने 1817 में एक गंभीर सशस्त्र संग्राम का मार्ग प्रशस्त किया। खुर्दा को अपने अधीन करने के बाद अंग्रेजों ने राजस्व निर्मित जमीन पर कर लगाने की नीति अपनाई। इसमें राज्य के पूर्व सैनिक वर्ग, जिन्हें पाइक के नाम से जाना जाता है, उनका जीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ। इस नीति की भयावहता राजस्व की मांग में अनुचित वृद्धि और इस संग्रह के दमनकारी तरीकों से और बढ़ गई। इस कार्यवाही के फलस्वरूप 1805 और 1817 में खुर्दा के बड़े पैमाने पर लोग जमीन छोड़कर चले गए। फिर भी अंग्रेजों ने अस्थायी बंदोबस्त के तहत राजस्व भुगतान की नीति को चालू रखा, जिससे जमीन की उपजाऊ क्षमता तथा रियायतों की भुगतान की क्षमता की अनदेखी करते हुए हर वर्ष राजस्व की मांगों में वृद्धि की गई है। यहाँ तक कि प्राकृतिक आपदाओं के समय में भी कोई उदारता नहीं दिखाई जाती, जबकि उड़ीसा में ऐसी आपदाएं अक्सर आती रहती हैं। बकायेदारों की जमीन को षड्यंत्रकारी राजस्व अधिकारियों या फिर बंगाल के सट्टेबाजों को बेच दिया जाता था। खुर्दा को विस्थापित राजा का वंशानुगत सेनानायक जगबंधु विद्याधर महापात्र भरमस्वल राय, जिन्हें लोग बख्शी जगबंधु के नाम से जानते थे, वह ऐसे बेदखल हुए कि जमींदारों में से एक थे, जो व्यवहारिक रूप से वे एक भिखारी बन गए। अपने तथा अपनी जैसे जमीन से बेदखल हुए लोगों की ओर से संघर्ष करने का निश्चय करने से पूर्व प्राय 2 साल उन्होंने खुर्दा के लोगों को स्वैच्छिक दान से अपना गुजारा किया। बीते हुए वर्ष के साथ साथ जो तकलीफें इन शिकायतों के साथ जुड़ी हुई थी, वे थी अंग्रेजों द्वारा इस क्षेत्र में चांदी के सिक्कों का प्रचलन, नई मुद्रा में राजस्व के भुगतान पर जोर देना, खाद्य सामग्री की कीमतों में अभूतपूर्व वृद्धि तथा नमक की आपूर्ति में कमी, जो कि कंपनी के एक अधिकार नीति के चलते लगभग दुर्लभ हो गया था, जिसके कारण उड़ीसा के पारंपरिक रूप से नमक बनाने वाले इस काम से वंचित हो गए थे। और स्थानीय जमींदारों की कलकत्ता से नीलामी, जिसके कारण उड़ीसा में बंगाल के अनुपस्थिति जमींदारों का आगमन हुआ। इसके अतिरिक्त असंवेदनशील तथा भ्रष्ट पुलिस प्रशासनिक व्यवस्था ने भी स्थिति को दुष्कार दिया, जिसके चलते होने वाले सशस्त्र संग्राम और भयावह आकार धारण कर लिए। 29 मार्च 1817 को इस संग्राम की शुरुआत तब हो गई जब पाइकों ने बानरपुर में स्थित पुलिस चौकी और अन्य सरकारी स्थानों पर हमला कर दिया और 100 से अधिक लोगों की हत्या करने के साथ साथ सरकारी खजाने में से एक बड़ी रकम लेकर चले गए। शीघ्र ही खुर्दा को केंद्र करते हुए घटना की लहर अलग अलग दिशाओं में फैल गई। उत्साह से भरपूर जमींदार और रैयत पाइकों के साथ मिल गया। जो उनके साथ नहीं मिले उन्हें प्रताड़ित किया गया। एक कर मत दो अभियान भी शुरू कर दिया गया। अंग्रेजों ने पाइकों को उनके जमे हुए स्थान से हटाने की कोशिश की, परंतु असफल रहे। 14 अप्रैल 1817 को बख्शी जगबंधु ने 5 से 10 हजार पाइकों और कंद जनजाति के योद्धाओं की अगुवाई पर पुरी के कब्जे में ले लिया और मुकुंद देव यानी द्वितीय को उनका झिझक के बावजूद राजा घोषित कर दिया। जगन्नाथपुरी के पुजारी ने पाइकों को अपना भरपूर समर्थन दिया था।
उसके बाद है, स्थिति को हाथ से निकलते हुए देख अंग्रेजों ने मार्शल लॉ लागू कर दिया। जल्द ही घोषित राजा पकड़े गए। उनके पुत्र सहित कटक में कारावास दे दिया गया। बख्शी ने अपने करीबी सहयोगी कृष्ण चंद्र ब्रह्मेश्वर राय के साथ मिलकर कटक और खुर्दा के बीच यातायात के सारे माध्यम को काटने का प्रयास किया गया। इसके साथ साथ संघर्ष ओडिशा के दक्षिण और दक्षिण पश्चिमी हिस्सों में फैल गया। परिणामस्वरूप अंग्रेजों ने मेजर जनरल मॉर्टिनर्नल को पाइकों के चुंगल से पूरे क्षेत्र को मुक्त कराने के लिए भेजा तथा बख्शी जगबंधु को उनके साथियों को पकड़वाने के लिए पुरस्कार भी घोषित किया। इस प्रकार जो स्मारक कार्रवाई चलाई गई उसमें सैकड़ों पाइक मारे गए, कई घने जंगलों में चले गए और अन्य सामूहिक क्षमा योजना के तहत अपने घरों में लौट गए। इस तरह से अंग्रेजों ने मई 1817 तक खुर्दा के संग्राम को लगभग काबू में कर लिया था। परंतु खुर्दा के बाहरी क्षेत्रों में बख्शी जगबंधु ने कुंजन के राजा जैसे सहयोगियों की मदद से और पाइकों को उनके प्रति अटूट निष्ठा के कारण संघर्ष को मई 1825 तक जारी रखा। जब उन्होंने अंग्रेजों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया, उसके उपरांत अंग्रेजों ने खुर्दा के लोगों के प्रति अपनी ओर से दयालु, अनुग्रहित और सहनशीलता की नीति अपनाई। पुलिस और न्यायिक व्यवस्था में आवश्यक सुधार किए। नमक की कीमतों में कमी की गई, जिससे राजस्व अधिकारी को भ्रष्ट पाया गया। उन्हें कार्य से निष्कासित कर दिया गया और बेदखल जमींदारों को अपनी जमीन लौटा दी गई। दिवंगत खुर्दा के राजा के पुत्र यानी रामचंद्र देव यानी तृतीय को स्वतंत्रता पूरी जाने। संक्षेप में यह उड़ीसा में अंग्रेजों के विरुद्ध पहला लोकप्रिय सशस्त्र संघर्ष था, जिसका इस क्षेत्र में ब्रिटिश शासन पर दूरगामी प्रभाव पड़ा। अति से मात्र पाइक विद्रोह कहना, इसे कमतर कर आंकना होगा। यहाँ पे आपका लेसन 6 यानी लेसन 5 आपका कंप्लीट हो चुका है। अब कल आपका लेसन 6 करवाया जाएगा, यानी 5 लेसन आपका कंप्लीट है। 6 लेसन कल आपको पढ़ाया जाएगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।